नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, जनपद सहारनपुर के एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको आज रूबरू करा रहा हूं और बात एक ऐसे विषय पर होगी। देश में अलग अलग तरह से आपने देखा होगा, अलग अलग तरह की अलग अलग कोनों से कभी वीडियोस आते हैं, कभी किसी को बगैर किसी वजह के परेशान किया जाता है और न जाने क्या क्या, या यूँ कहें कि ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे देश की सियासत एक अजीब करवट ले रही है और आने वाला दौर अगर इसी तरह हालात रहे तो बड़ा नाजुक होने वाला है। हम कैसे अपने इस हिंदुस्तान को बचाएं और कैसे हम रोज़मर्रा की जो हमारी दिनचर्या है, आम लोगों के बीच रहकर कैसे हम उसको आगे बढ़ाएं, रहन सहन, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान है और कहा जाता है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। लेकिन आज का जो दौर है, इस दौर को हम कैसे गुजारें और किस तरह से हम अपने एक नए हिंदुस्तान को बचा कर रखें, इस धरोहर को संजो कर रखें। एक तेज़ तर्रार युवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गांव खुजनावर से राव मेहताब पूर्व प्रधान भी हैं और हर विषय पर खुलकर बोलते हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे। राव साहब, सबसे पहले चैनल में हमारे स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका भी। आज चर्चा एक ऐसे विषय पर होगी कि हम लोग दिनचर्या कैसे अपनी गुजारें। हालात बड़े कशीदा हो गए हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से निकल कर आती है। आप लोग सियासत से भी ताल्लुक़ है, गांव में पूर्व प्रधान रहे, तो किस तरह से हम लोग इस अपने देश को बचाएं और किस तरह से हम आगे बढ़ें? क्या हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए कि हमारे आने वाली नस्लें किस तरह से अपना आने वाला दौर गुजारें? यकीनन ये हमारे लिए एक सोचने का मकाम है कि हम जिन हालात का इस वक्त सामना कर रहे हैं, हमें उन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमें अपनी तारीख़ का मुताला करना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी क्या तारीख़ है, हमारी क्या इतिहास है, क्या हमारा एक हिंदुस्तान का जो एक वक़ार पूरी दुनिया में रहा। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जब वेस्ट को, यूरोप को एक तरक्की का मयार बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन हम वो हैं जब कई हज़ार साल पहले हमारी जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, हमारा वहाँ से ताल्लुक़ है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा कई हज़ार साल पुराना नारा है जो हमने पूरी दुनिया को दिया और पूरी दुनिया को ये बताया कि पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन आज ये क्या हो गया, आज ऐसा क्या मामला है कि हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया में देखिए तरह तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, तरह तरह के जो मामला पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की तस्वीर को पेश करते हैं, जो हकीकत में हिंदुस्तान की तस्वीर नहीं है। हिंदुस्तान की तस्वीर तो वो है जिसमें मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ मज़हब को मानने वाले लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। उनका रहन सहन अलग हो सकता है, उनकी तहजीब तमद्दुन अलग हो सकता है, लेकिन भारतीयता जो उन सब के अंदर है, दिलों के अंदर है, जो इस ज़मीन को हिंदुस्तान बनाती है, इस ज़मीन को एक ताकतवर मुल्क बनाती है, जो हमेशा से है और आज भी है और अक्सरियत में वही है। अक्सरियत उन्हीं लोगों की है, भारी तादाद उन्हीं लोगों की है। ये कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने किसी सियासी मफाद के लिए या किसी और के लिए, चीज़ों के लिए ये वक्ती तौर से आ जाते हैं सामने फ्रेम में, नहीं तो हकीकत में ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान वही है जिसको सारी दुनिया जानती है। आपको लगता नहीं कि मौजूदा दौर जिस तरह चल रहा है, यानी हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो तरह तरह की खबरें, तरह तरह की चीज़ें हमें सुनाई देती हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रात में सताती नहीं है कि आने वाला दौर हमारी नस्लों के लिए किस तरह से बनाया जा रहा है? हम कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? आती है, हमने जिस दौर में आँख खोली और आज हम जवानी की उम्र को पहुंच गए, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम उस वक्त से चल के अब तक हमारा मुल्क कहाँ पे आ गया और हम अपने बच्चों को क्या आगे देना चाहते हैं, हम उनको विरासत में क्या देंगे। लेकिन मुझे ये तसल्ली होती है कि अभी आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान के साथ एक मामला क्लैश हुआ और उस वक्त पूरा हिंदुस्तान तकरीबन एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पर एक बात करने के लिए हिंदुस्तान का मर्द, बूढ़े, बच्चे, औरतें और सब एक जगह आ गए कि हिंदुस्तान जो है वो पहले है। तो यकीनन ये जो जज्बा है ये हिंदुस्तान को हमेशा बाकी रखेगा। और लेकिन हमारी साथ में जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस जज्बे को बनाए रखें, हम इसको कायम रखें। छोटी बहुत ही अपने फ़ायदे के लिए या किसी सियासी फ़ायदे के लिए हम उसमें जो है हिंदुस्तान की जो तस्वीर है उसको बदल करने की कोशिश ना करें। आपको लगता नहीं मेहताब साहब कि जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रहा था कि भाई एक नया हिंदुस्तान दिखने लगा है, इसमें पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं,
जो सियासी अपने मफाद के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए नए नए ट्रेंड लेकर आती हैं और नई नई टेक्निक इस्तेमाल करती हैं। अब चाहे आप देख सकते हैं अभी मौजूदा दौर में किस तरह की वीडियो अलग अलग पार्टियों से निकल कर आई और सेना पर कटाक्ष किया गया। ये चल क्या रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप हिंदुस्तान की तारीख पर नज़र डालेंगे तो आपको शायद ये चीज़ें कम नज़र आएंगी कि किस दौर में किसने हुकूमत की। ये चीज़ कम नज़र आएगी तारीख के अंदर। हकीकत में ये जो इस वक्त जो चल रहा है, ये जो पार्टीज अपने फायदे के लिए मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ बातें करती हैं। अभी सेना के ऊपर भी जो है बात आई। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, जो सशस्त्र सेनाएं हैं, उन्होंने हमेशा से हिंदुस्तान की ज़मीन की हिफाजत भी की है और इसके गौरव को बनाए रखा है। हमें ये यहाँ पे सोचना चाहिए कि जैसे आप अगर तारीख पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे सब लोग आए, यहाँ पे अरब आए, पोर्चुगीज़ आए, फ्रेंच आए, डच आए, और सब लोगों ने यहाँ पर लंबे लंबे अरसे तक हुकूमत की। पुर्तगाल को और आप नक्शे के अंदर देखते हैं तो हिंदुस्तान से बहुत दूर एक छोटा सा मुल्क है। वहाँ से कितने लोग आए होंगे, वहाँ से एक जहाज में कितने लोग आए होंगे, और वो तकरीबन जो है 1490 के आसपास हिंदुस्तान के अंदर आए और 1965 तक उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की। 1965 में ख़ास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा हिंदुस्तान तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन पुर्तगालियों का कब्जा गोवा पे 1965 तक रहा। यानी वहाँ से 200-300 लोग शायद आए हों या इतने भी ना रहे हों, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर 500 साल हुकूमत की। तो जब हम अपनी सेनाओं के ऊपर, अपनी मुसल्लह अफवाज के ऊपर कोई उंगली उठाते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि यही हैं जिन्होंने हमें बाकी रखा हुआ है। तो हमें उनके ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार अपने गिरबान के अंदर झांक लेना चाहिए कि अगर हम उन पे यकीन नहीं रखेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो फिर दोस्त ये हमारे सामने है। तो हमें इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए और अपने माशरे को, अपनी तहजीब संस्कृति को और अपने जो एक मुल्क हिंदुस्तान हज़ारों सालों से हमारे पास है, इसको बचाए रखने के लिए जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उनकी कुर्बानियों को ना भूलना चाहिए। और उस कुर्बानी में जब हम बात करते हैं नज़दीक की आज़ादी की लड़ाई की, तो उसमें सबका हिस्सा है और सबका बढ़ चढ़ के हिस्सा है। अगर भगत सिंह फांसी पर चढ़े हैं तो वहीं पर अशफाक उल्लाह खान भी चढ़े हैं, वहीं पर खुदीराम बोस भी चढ़े हैं, वहीं पर राजगुरु भी चढ़े हैं, और उन लोगों के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। अगर आपको एक और चीज़ बता दें जिस पर जो है वो नज़र नहीं जाती और ख़ास तौर से यहाँ पर बात करते हैं, 1857 की जो आज़ादी की जंग है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से क्रांतिकारी इकट्ठे होकर, जिसमें हिंदू मुसलमान सब थे, उन्होंने दिल्ली पर जाकर कब्जा कर लिया और 3 दिन तक दिल्ली क्रांतिकारियों के कब्जे में रही। उसमें एक बात खास तौर से ऐसी सिंबॉलिक है जो सोचने की है, और वो एक ऐसी चीज़, ऐसी बात है जो हिंदुस्तान की 1000 साल पिछली तारीखों को पर रोशनी डालती है कि वो क्या तारीख रही होगी। 1857 के अंदर जब दिल्ली पर क्रांतिकारियों ने कब्जा किया तो ताज किसके ऊपर रखा? लाल किले के अंदर एक बूढ़ा, तकरीबन 80-85 साल का बूढ़ा, जिसकी हुकूमत लाल किले के अंदर भी नहीं थी, जो लाल किले के अंदर भी अंग्रेजों की पेंशन पर जिंदा था, उसके ऊपर जाकर ताज रखा। और वो कौन था? वो आखिरी मुगल ताजदार बहादुर जफर था। अगर बहादुर जफर और मुगलों की लंबी तारीख जो हिंदुस्तान के अंदर रही है वो लेजिटिमेट ना होती, उसको सब हिंदुस्तानी, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उसको कबूल ना करते, तो 1857 के अंदर वो क्रांतिकारी उस मजबूर बूढ़े के ऊपर ताज ना रखते, अगर उसको जो है लेजिटिमेसी ना हासिल होती, हिंदुस्तान के लोग उनको अपना बादशाह कबूल ना करते। ये वो एक सिंबॉलिक एक बात है जो ये बताती है कि हिंदुस्तान के अंदर इस बात की कभी अहमियत ही नहीं रही कि उसका हुक्मरान कौन है, बल्कि अहमियत हमेशा इस बात की रही कि यहाँ का अवाम, उसका मज़हब कुछ भी हो, उसकी तहजीब तमद्दुन कुछ भी हो, लेकिन उनके अंदर भारतीयता हमेशा से रही। और उसी भारतीयता का सबूत है कि 1857 के अंदर सारे क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर के सर पर ताज रखा, और बहादुर शाह जफर पर मुकदमा इसी बात का चलाया गया। बहादुर शाह जफर पे जो अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया वो इसी बात का चलाया कि आपने इस बगावत को लीड किया और अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह डिक्लेयर किया, जिसके जवाब में बहादुर शाह जफर ने कहा कि हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम तो हिंदुस्तान के अवाम के बादशाह हैं, दिलों के बादशाह हैं। इसी का उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और सजा के तौर पर उनको हिंदुस्तान से जिला वतन करके रंगून भेजा गया। ये बहादुर शाह जफरी की शख्सियत है जिसके सामने उसके बेटों के सर काट कर उसके सामने पेश किए गए, और उसने ये कहा, यहाँ पर ये बात भी एक सोचने की है, उसने ये कहा कि हमारी तहजीब ये है कि बेटे जब बाप के सामने आते हैं तो सुरखरू आते हैं, बेटे जब बाप के सामने आते हैं
तो सुर्खरू आते हैं क्योंकि उनके चेहरों पर खून लगा हुआ था। तो इसलिए हिंदुस्तान हमेशा से बाकी है, हमेशा बाकी रहेगा। कुछ वक्त के लिए जैसे सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, तो हो सकता है कि ये कुछ काले बादल आ गए हों, लेकिन इंशाल्लाह ये छट जाएंगे। हिंदुस्तान अपनी पूरी आबोताब के साथ बाकी रहेगा और हमेशा से रहा। अंतिम और आखिरी बात, आप गांव खुजनावर से आते हैं, पूर्व प्रधान भी रहे हैं, तो किस तरह की सियासत गांव में आजकल चल रही है? किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं राजनीति को? किस तरह का माहौल है आजकल गाँव? देखिए, मैं खुद भी प्रधान रहा, मेरे वालिद प्रधान रहे, मेरे दादा प्रधान रहे। आज़ादी के बाद से लगातार हम उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं गांव की प्रधानी के मामले को खास तौर से सियासत नहीं समझता, ये एक जिम्मेदारी का मामला है। गांव के लोग मिलकर एक आदमी को जिम्मेदार बनाते हैं, और जो उस गांव के उस खास एक प्रेमिसेस के जो मैटर्स हैं, वो उन लोगों के रोज़मर्रा के मामलात भी हो सकते हैं, वो उनके आपसी झगड़ों के मामलात भी हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो गांव की तरक्की, ख़ास तौर से तालीम और जो उससे जुड़े हुए मामले, तो मेरी हमेशा से कोशिश ये रही कि गांव के अंदर अमन रहे, अमन कायम रहे। आपसी अगर इख्तलाफात हैं तो उनको आपस में बैठ के सुलझा लिया जाए, और ख़ास तौर से जिसकी हमेशा से ज़रूरत भी है और आज के दौर में ज़्यादा है, और मुस्लिम माशरा क्योंकि इस एतबार से अक्सर पिछड़ा हुआ है। आप देखो, हिंदुस्तान को आज़ाद 47 में अगर हो भी गए, लेकिन 2003 में सच्चर कमेटी ये कह रही है कि मुसलमान दलितों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी दलित तो बदतर ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं, लेकिन मुसलमान भी जो है उससे भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें इससे अलग के भाई हमारे लिए हुकूमतें क्या कर रही हैं, सरकार क्या कर रही है, हमें खुद से उसके ऊपर उठना होगा, उससे ऊपर, और उसके लिए अपने लिए, अपने माशरे के लिए, अपने कौम के लिए, और फिर अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे हमें खुद ही ध्यान देना होगा, और तालीम इसके लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना राव मेहताब को, पूर्व प्रधान खुजनावर। एक देश के प्रति जिस तरह से इन्होंने एक तारीखी बात रखी, तो वाकई में ये देश एक ऐसा गुलदस्ता है कि इसको हमें ऐसे ही संजोकर और ऐसे ही संवार कर रखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।